हेलो बेटा, वेलकम बैक। लेट कंटिन्यू द चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक। हमने पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा। फर्स्ट लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का और आज ही आपका जो है वो सेकेंड लेक्चर है पोएट एंड पैनकेक का। इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिड इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें जो इंट्रोडक्शन किया था। नाउ इन दिस वन वी विल डू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम समरी करेंगे। आई टोल्ड यू दिस वन इज नॉट हैविंग द इवेंट्स इन सीक्वेंस। देयर इज नो पर्टिकुलर स्टोरी. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस एंडिंग पॉइंट. दिस इज ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ जेमिनी स्टूडियो. ठीक है, द मेंबर्स, द वर्कर्स हु वर वर्किंग इन दैट वन, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दोज. So it's not having a particular plot. It's written in the form of essay. ये चैप्टर एक ऐसे की फॉर्म में है कि कभी कोई सा पार्ट उठा के मेंशन कर रहा है, कभी कोई पार्ट उठा के मेंशन कर रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दिस वीडियो कुड बी लॉन्ग. थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ी लंबी जा सकती है बिकॉज आई विल नॉट मेक 2 वीडियोज ऑफ समरी. आई विल मेक ओनली 1 वीडियो ऑफ समरी. सो लिसन केयरफुली बेटा, ध्यान से पेशेंस के साथ सुनना. ठीक है, तभी आप चैप्टर को समझ पाएंगे. इस चैप्टर में ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन है. ठीक है, एक बस जेमिनी स्टूडियो का डिस्क्रिप्शन है. समझिए. देखिए, आई टोल्ड यू द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज अशोकामित्रन. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो राइटर है, ऑथर है, वो कौन है? अशोकामित्रन. दिस इज द पेन नेम. ये पेन नेम है बेटा अशोकामित्रन. He was having another name, real name, but the question is not asked from this one. इससे पार्ट से क्वेश्चन आते नहीं है तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. हम सिर्फ काम की बातें करेंगे. देखो, सीखने को तो बहुत चीजें हैं दुनिया में. हम मर जाएंगे लेकिन सीखने वाले जो लिमिट है उसकी कभी है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग. लर्निंग की कोई लिमिट ही नहीं है. तो हम तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे ना जितनी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम सिर्फ समरी की बात करेंगे. देखिए, हम पॉइंट के चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करते हैं कि फ्रॉम वेयर द चैप्टर इज स्टार्टेड. चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, मैंने आपको कहा था पोएट एंड पैनकेक में 2 डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन है. एक है आपका मेकअप डिपार्टमेंट और दूसरा है स्टोरी डिपार्टमेंट. तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोरी मेकअप डिपार्टमेंट. जो पहला डिस्क्रिप्शन है वो किसका है? मेकअप डिपार्टमेंट का. अब इसके बारे में क्या क्या एक्सप्लेन किया है ध्यान से समझना. इन द स्टार्टिंग देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द बिल्डिंग. अब the first one, the pancake, the makeup material which is used in that now makeup department, that is pancake. So in the starting there is a description regarding pancake that was brought truck loads in Gemini studio. ट्रक भर भर के पैनकेक जो है वो जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था. एंड एवरीबडी वॉज फैमिलियर विद दिस वन. हर कोई इसके बारे में जानता था. दिस वॉज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल. ये मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम था उस टाइम पे. ऑल द एक्टर एक्ट्रेस दोज वर फैमिलियर विद this name, but maybe there is a possibility the मॉडर्न एक्टर एंड एक्ट्रेस. आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रही, राइटर कह रहे बातें कि हो सकता है कि मॉडर्न एक्टर और एक्ट्रेस इसके बारे में ना जानते हो लेकिन उस टाइम पे सब जानते थे इसके बारे में. फिर आती है मेकअप डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है. वो बिल्डिंग देयर इज इट इज सेड दैट इट वाज अ स्टेबल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ये कहा जाता है कि कभी रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल होती थी. ठीक है, ये हमें बताता है राइटर कि जहाँ पे आज मेकअप डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, वो कभी रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल होती थी. फिर थोड़ा सा वो रॉबर्ट क्लाइव को भी एक्सप्लेन करता है. रॉबर्ट क्लाइव तो आपको पता हो ना, ब्रिटिशर. मैंने आपको बताया था कि 1940 की बात करता है. 1940 की बात मतलब प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड, उस टाइम के बारे में बताता है. ठीक है, 1940 में तो एस्टेब्लिश हुआ था, तो 42, 43, 44 उस टाइम का टाइम पीरियड बताया हुआ है. तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताता है ही इन ही शॉर्ट लाइफ, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव की. तो अपनी छोटी सी लाइफ में उसके बहुत सारे रेजिडेंट्स थे, बहुत सारे उसके घर थे. और दिस वन वॉज ऑन द स्टेबल. वो यहाँ पे इंडिया में उसने उसका थोड़ा ही टाइम बीता था लेकिन उसने बहुत सारी बैटल यहाँ पे जीती थी और शादी भी उसने यहीं पे की थी. ठीक है, इंडिया के अंदर यहाँ यहीं पे रहते रहते उसने शादी की थी. मतलब काफी फेमस था अपने टाइम में. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में. फिर राइटर एक्सप्लेन करता है मेकअप डिपार्टमेंट ही चलेगा 2-3 पेज तक आपका. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है. पहला बताया पैनकेक के बारे में, पॉइंट सुनते चले जाना. दूसरा बताया बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग रॉबर्ट क्लाइव का कभी क्या होती थी? स्टेबल होती थी. स्टेबल तो समझते हो, अस्तबल जहां घोड़े बांधते हैं. ठीक है, अब वहां पे क्या बना हुआ है? मेकअप डिपार्टमेंट बना हुआ है. अब वो मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ है? अपस्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर वहां पे सैलून बना हुआ है. वो कहता है इट्स जस्ट लाइक, अब वो कहता है कि मेकअप डिपार्टमेंट है कैसा? इट्स जस्ट लाइक हेयर कटिंग सैलून.
ठीक है, बाल काटने वाले सैलून के जैसा है। बाल काटने वाले सैलून जैसे पार्लर होते हैं ना, इस तरह से उसके जैसा है। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा मेकअप डिपार्टमेंट तो। अच्छा, इट्स हैविंग लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े वहां पे क्या है, मिरर्स हैं, और बड़ी बड़ी वहां पे क्या है, लाइट्स हैं। दोज लाइट्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, वो आपकी वो मरकरी वाली लाइट नहीं होती है, तो वो लाइट ऐसी लाइट है वहां पे जो पहले टाइम में शादी में देखा होगा कि जो फोटोग्राफी करते थे वो साथ साथ लाइट लेके घूमते थे। ठीक है, तो वो वाली लाइट्स वहां पे लगी हुई थी और वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। तो वहां पे वो ये भी मेंशन करता है, सो इट वॉज अ मैटर ऑफ मिजरी, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिजरी पेन फॉर ऑल द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हु आर सब्जेक्टेड टू मेकअप, कि जिन बेचारों का मेकअप होता था ना उनके लिए तो बड़े दुख की बात थी, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा हीट है और उसके बाद वहां पे उनपे इतना पैनकेक और इतना मेकअप मटेरियल लगाया जा रहा है, तो बड़ा इरिटेटिंग सा एनवायरनमेंट होता था वहां पे। ये किसके बारे में बताया, मेकअप डिपार्टमेंट के हेयर कटिंग सैलून के बारे में। अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले बताया पैनकेक के बारे में, फिर बताया कि वो बिल्डिंग कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल होती थी। थर्ड पॉइंट बताया कि वो हेयर कटिंग सैलून के जैसे लगता है, बड़े बड़े मिरर्स हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए वो क्या कहता है। फिर वो कहता है मेकअप डिपार्टमेंट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो कहता है कि मेकअप डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का। पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए कि है क्या, एग्जाम्पल तो तभी दोगे ना जब आपको ये बात क्लियर होगी। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब बेटा राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो अब मेकअप डिपार्टमेंट कैसे एग्जाम्पल है नेशनल इंटीग्रेशन का, सुनिए। इन द स्टार्टिंग व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड द हेड वाज अ बंगाली। जो ये एस्टेब्लिश हुआ था ना 1940 में, जब इसका हेड था वो कौन था, एक बंगाली था। इट वाज सक्सेडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। उसके बाद बंगाली के हटने के बाद वहां पे कौन आया, एक महाराष्ट्रियन आया। ठीक है, महाराष्ट्रियन, क्लियर। फिर महाराष्ट्रियन और के साथ ही जो है वो और भी बहुत सारे जो तमिल जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे। ठीक है, बिसाइड दैट द पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स वर आल्सो वर्किंग देयर। अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे। सो इन सच मैनर द पर्सन हु बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स वर वर्किंग टूगेदर इन दैट डिपार्टमेंट। सो दिस वॉज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। गुड द पॉइंट, पॉइंट समझ आया बेटा। क्या बात कि भी उसने कहा कि मेकअप डिपार्टमेंट एक नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, राष्ट्रीय एकता का। सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, और सारे इकट्ठे एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसलिए ये नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे, हायरकी। इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हायरकी बेटा। ये हायरकी का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हायरकी क्या होती है ये समझिए। हायरकी होता है बेटा वर्क का डिवीजन हो अकॉर्डिंग टू रैंक, वेयर वर्क इज डिवाइडेड, वर्क को डिवाइड किया गया हो किसके अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग। चीफ है उसे बड़ा काम दिया, जो जूनियर है उसे थोड़ा छोटा काम दिया, उससे जूनियर है उससे और थोड़ा सा छोटा काम दिया, तो वो प्रोसीजर क्या होता है, हायरकी प्रोसीजर होता है। समझ रहे हो। तो वहां पे हायरकी कैसी थी उस डिपार्टमेंट के अंदर। अब ध्यान से समझना बेटा, देखिए अब वो कहता है उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या था, पहले था चीफ मेकअप मैन। कौन था, चीफ मेकअप मैन। टॉप पे कौन है, चीफ मेकअप मैन। फिर है बेटा सीनियर मेकअप मैन। सेकंड कौन है, सीनियर मेकअप मैन। नेक्स्ट है बेटा जूनियर मेकअप मैन। नेक्स्ट क्या है, जूनियर मेकअप मैन। और नेक्स्ट है आपका बेटा लास्ट वन ऑफिस बॉय। कौन है, ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय देखो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, मेकअप डिपार्टमेंट से। शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको पता होना चाहिए ऑफिस बॉय बिलोंग टू मेकअप डिपार्टमेंट। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब सुनिए ये क्या था, चीफ मेकअप मैन डू द मेकअप ऑफ मेन हीरो एंड हीरोइन। क्लियर। जो मेन हीरो हीरोइन, मेन एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनका मेकअप कौन करता था, चीफ मेकअप मैन। सीनियर मेकअप मैन डू द मेकअप ऑफ सेकंड हीरो एंड हीरोइन। ठीक है, उससे नीचे वाली रैंक पे कौन आ गया, सीनियर मेकअप मैन, सेकंड हीरो हीरोइन। भाई जो हीरो है उसका भाई हो, बहन हो या उसका फ्रेंड हो,
ठीक है, मूवीज में यही तो होता है। अब धर्मेंद्र हीरो है तो धर्मेंद्र ही अकेला थोड़ी ना वहां पे जेंट्स होगा, कोई और भी तो होगा ना उसके परिवार में, तो वो क्या हो गए, सेकंड। ठीक है, अब आते हैं जूनियर मेकअप मैन। जूनियर मेकअप मैन डू द मेकअप ऑफ कॉमेडियंस एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स। कॉमेडियंस का मेकअप करते थे और जो दूसरे माइनर एक्टर्स होते थे उनका करते थे। ऑफिस बॉय डू द मेकअप ऑफ क्राउड, जो भीड़ का मेकअप, जो भीड़ आपको कई बार वो ना हीरो मार रहा है जो है विलन को, तो बहुत सारी भीड़ खड़ी होकर देख रही है, तो भीड़ ऐसे नहीं होती कि हाँ ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, उसमें कुछ लोग तो उनके अपॉइंट किए हुए होते हैं जिनको कि जैसे उनके तरफ आना, विलन को आना है तो उसे जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाफ उनको बताते हैं, तो उस क्राउड का भी मेकअप होता है। ठीक है, भीड़ में से आवाज लगाए जय हो इस तरह से, तो वो क्राउड का मेकअप कौन करता है, ऑफिस बॉय करता है। क्लियर है, ये प्रोसीजर क्या है, हायर की वहां पे, ये मेकअप डिपार्टमेंट वहां पे बताया है। इतना ही है मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। फिर से थोड़ा शॉर्ट बता देती हूँ बेटा कि मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन है क्या। देखिए, पहला डिस्क्रिप्शन पैनकेक के रिगार्डिंग, सेकेंड डिस्क्रिप्शन किसके रिगार्डिंग, बिल्डिंग के रिगार्डिंग, थर्ड डिस्क्रिप्शन वहां पे उसके हेयर कटिंग सैलून, उसको इस तरह से बताया गया है, किसके जैसे, हेयर कटिंग सैलून के जैसे। थर्ड डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जो हमने अभी बात की कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। चलिए, मेकअप डिपार्टमेंट खत्म, पहली एंट्री मेकअप डिपार्टमेंट की, मेकअप डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है। अब सेकंड एंट्री किसकी होती है, सुनिए। सेकंड एंट्री होती है बेटा ऑफिस बॉय की। किसकी होती है, ऑफिस बॉय की। ठीक है, ऑफिस बॉय कौन, अब समझना, ऑफिस बॉय वॉज नॉट अ बॉय। ऑफिस बॉय को समझ के मत समझना है कि वो लड़का है, नहीं, अ मैन ऑफ अर्ली 30s, एक आदमी जिसकी एज कितनी है, लगभग अर्ली 40s, नॉट 30s, अर्ली 40s, लगभग 40 के आसपास की जिसकी एज हो, वो इंसान, वो होता था ऑफिस बॉय। व्हाट वाज हिज वर्क, उसका काम क्या होता था, डू द मेकअप ऑफ क्राउड, ये तो बता ही दिया, क्या करना, क्राउड का मेकअप करना। बिसाइड दैट he was having another task to cut the newspaper clippings, ठीक है, न्यूज़पेपर की में से क्लिपिंग्स कट करना, एंड टू कीप देम इन फाइल, उनको कहाँ पे रखना, फाइल में रखना। ठीक है, ये उसका काम होता था। एक मैं आपको बताती हूँ बेटा, कुछ कहते हैं कि जो यहाँ पे नरेटर है ना वो ऑफिस बॉय नहीं था, कुछ कहते हैं कि वो ऑफिस बॉय नहीं था, कुछ कहते हैं कि नरेटर ही ऑफिस बॉय था। तो हम दोनों को अलग अलग कंसीडर करके पढ़ेंगे कि भी ऑफिस बॉय जो है वो अलग था और नरेटर जो था वो अलग था। ठीक है, ऑफिस बॉय अलग इंसान है और नरेटर अलग है। नरेटर तो अशोकामित्रन ही है। ठीक है, अशोकामित्रन ने एक अलग इंसान के बारे में बताया, एक अलग पोस्ट के बारे में बताया, विच वॉज इन जेमिनी स्टूडियो। वो पोस्ट जो कहाँ पे थी, जेमिनी स्टूडियो में, उस पोस्ट का नाम है ऑफिस बॉय, उस डेजिग्नेशन का नाम क्या है, ऑफिस बॉय। ठीक है, ऑफिस बॉय का काम क्या होता था, लगभग 40 के एज का इंसान होता था और न्यूज़पेपर्स की कटिंग करता था। ठीक है, ये काम होता था, क्राउड का मेकअप करता था। क्लियर। अब बात करते हैं, मेन तो इसका काम ना क्राउड का मेकअप करना था, वैसे नरेटर का मेन काम होता था टू कट द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कौन काटता था, नरेटर काटता था। और नरेटर के पास कई बार ऑफिस बॉय, भाई सबको ये लगता था ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है जो न्यूज़पेपर कटिंग कर रहा है। सो एनीवन कैन कम एंड चाइल्ड हिम, अपनी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन किसी को निकालनी होती थी ना, तो वो आके नरेटर पे निकाल जाता था। जिस किसी को भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी, मान लो ऑफिस बॉय को फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी तो वो भी नरेटर पे आके निकाल जाता, बॉस को निकालनी होती तो वो भी नरेटर पे आके डांट लगा जाता, और उसको सुब्बू को निकालनी होती तो वो भी, मतलब जितने भी वर्कर थे किसी को भी अपना गुस्सा निकालना होता है ना, बड़ा द पर्सन हु वाज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इन दैट स्टूडियो। ठीक है, उस स्टूडियो में जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो मेन पर्सन कौन था, नरेटर था। ऑफिस बॉय की बात करें तो ऑफिस बॉय केम इन दैट स्टूडियो इन द होप दैट ऑफ बिकमिंग प्रोड्यूसर। वो क्या बनने के लिए आया था बेटा, प्रोड्यूसर बनने के लिए आया, एक्टर बनने के लिए आया, प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म मेकर, ठीक है, सिंगर, पोइट एंड दीज ऑल, बट ही बिकेम ऑफिस बॉय। लेकिन लास्ट में बन क्या गया, ऑफिस बॉय। ये थोड़ा सा लिटिल सा डिस्क्रिप्शन है ऑफिस बॉय के बारे में। नरेटर, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज जॉब because he has to bear the frustration of others.
वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। उसका एक रीजन था कि कोई भी आगे अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, दैट्स व्हाई ही वांट टू लीव द जॉब, बट ही वाज नॉट हैविंग एनी अदर वर्क टू डू, सो ही वाज कंपाइल्ड टू डू वर्क देयर। ठीक है, मजबूर था वो वहीं पे काम करने के लिए। तो इस तरह से वो दो डिस्क्रिप्शन देता है, नरेटर के बारे में और ऑफिस बॉय के बारे में। क्लियर है? यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग नहीं आते इन दोनों सिचुएशन से। नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा सुब्बू की। ठीक है, सुब्बू से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको ध्यान से समझ लेना क्या है। सुब्बू कौन है बेटा? मैंने आपको बताया था इंट्रो में भी, सुब्बू नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कौन से नंबर पे है? 2 पे। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज आएंगी इसकी, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। सेकेंड, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। राइटर कहता है, अशोकामित्रन कहता है कि जैसे भगवान ने ही, टेलर मेड फॉर फिल्म्स का मतलब कि भगवान ने ही जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटी दे रखी थी, फिल्मों के लिए ही बना था। ही वॉज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड था। जो भी उसे रोल दिया जाता था, चाहे वो माइनर से माइनर रोल दे उसे, ही डू दैट रोल इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। उस रोल को जो है वो बहुत ही परफेक्ट मैनर से करता था। ठीक है, फोर्थ, वेयरएवर प्रोड्यूसर फेस द प्रॉब्लम, जहां कहीं भी प्रोड्यूसर प्रॉब्लम फेस करता था, देन ही गेव नियर अबाउट 30 to 40 अल्टरनेट्स टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग हाउ मच टैलेंटेड ही वाज? एक प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन दे दिए? 30 से 40 सॉल्यूशन दे दिए एक इंसान ने। ठीक है, तो समझ रहे आप उस बात को? तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। इतने ही नहीं, वो एक अच्छा पोइट भी था, वो एक बहुत अच्छा पोइट भी था, राइटर भी था। ठीक है, पोइट राइटर बात तो एक ही है, मतलब उसके राइटिंग में वो थी। ही बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट? स्टोरी डिपार्टमेंट। अभी आएगा इससे नेक्स्ट, उसी की टर्न है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था? स्टोरी डिपार्टमेंट से। देखो अनरोल था ना, जैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो अटेंडेंस तो होगी कि हाँ ये इंसान आ गया, सैलरी उसी के अकॉर्डिंग तो मिलती है। तो उसकी अनरोलमेंट थी स्टोरी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो सारा जो काम वाम देखता था वही देखता था। नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। चलिए, एक इंसिडेंट उससे रिलेटेड, चैरिटी से रिलेटेड है। हिज होम वॉज, उसका घर जो है वो बहुत सारे जो है नीडी पर्सन्स का घर बना हुआ था, मतलब जिस किसी को भी जरूरत होती थी तो उसी के घर पे चले जाते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, किसी भी नीडी की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। मैं सारी उसकी क्वालिटीज बता रही हूँ, देखो शॉर्ट में, चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके बारे में है, ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एनिमीज, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। दुश्मन से समझते हो, दुश्मन वो वाले नहीं कि गोली से उड़ा दे। दुश्मन से मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो हेड होता है उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मतलब सिर्फ हेड की बात नहीं होती, जो आपसे सुपीरियर होगा, आप हम वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई एनीवन, हम हर किसी को सेटिस्फाई थोड़ी कर सकते हैं। अब मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लो 50 बच्चे देख रहे हैं, तो हो सकता है 50 के 50 मुझसे ना सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, कोई मेरे बारे में कुछ विचार रखे, कुछ रखे, कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। तो हर एक जो है हर एक इंसान फ्री है किसी के बारे में सोचने के लिए। और ऑटोमेटिकली अगर मैं ऑर्डर दे दूं, सपोज करो मैं तुम्हें डांट लगा लगा के बोलूं, अभी तो चलो मैं कैमरे पे पढ़ा रही हूँ और मैं तुम्हें क्लास में हूँ, और मैं क्लास में कोई बच्चा है जो है टेंशन नहीं दे रहा क्लास में, और मैं खड़ा करके इंसल्ट कर दूं, बेटा तू ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, डांट लगा दो बुरी तरह, तो वो तो मुझसे नफरत करेगा ना, प्यार थोड़ी ना करेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मैंने उसे डांट लगा दी। तो ऐसा ही बेचारे सुब्बू के साथ था भाई। ओनर था, सेकंड ओनर कह सकते हैं, तो हर किसी को काम बताना पड़ता था। काम बताएंगे तो वो बंदा बुरा लगेगा ही लगेगा। इंडिया में सबको क्या चाहिए? आराम चाहिए, काम नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसके बहुत सारे क्या थे? दुश्मन थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ये किसके बारे में बात की? सुब्बू के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद एंट्री होती है बेटा स्टोरी डिपार्टमेंट की। इसकी एंट्री होती है स्टोरी डिपार्टमेंट। देखो मैं फिर से पीछे से थोड़ा आपको रिवाइज करके चलती हूँ, भूलना नहीं है, पीछे वाले को याद रख के चलना है। हमने पहले बात की किसकी बेटा? मेकअप डिपार्टमेंट की। मेकअप डिपार्टमेंट में अगर आपको याद हो हमने 4-5 बातें की, नहीं बताऊंगी क्या क्या की। ठीक है, रिवर्स जाके देख लेना। दूसरा मैंने कहा बेटा एंट्री हो जाती है ऑफिस बॉय की। तीसरी एंट्री हो जाती है बेटा नरेटर की। किसकी एंट्री होती है? नरेटर की। और फोर्थ मतलब नरेटर अपने बारे में एक्सप्लेन करता है। एंट्री से मतलब है कि एक्सप्लेन अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में एक्सप्लेन करता है अशोकामित्रन। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ एंट्री होती है सुब्बू की। किसकी एंट्री होती है? सुब्बू, जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात की है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ जाते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट पे। देखिए
स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या था, स्टोरी डिपार्टमेंट का हालांकि इतना बड़ा वो था नहीं, वैसे यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ बता रखा है। देखिए स्टोरी डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्ट पोइट्स, राइटर्स, राइटर्स और पोइट्स एक ही बात है, आप उन्हें मान लो, और एक था लॉयर। और सुब्बू भी मैंने बताया था, लेकिन सुब्बू का कोई ऐसा रोल वहां पे था नहीं, सुब्बू को भूल जाओ, इनकी बात करो, ठीक है। पोइट्स एंड राइटर्स वर इन द फेवर ऑफ गांधी जी, किसके फेवर में थे, गांधी जी में, ठीक है, फॉलोअर थे गांधी जी के। सो दे वोर खादी, सारे क्या डालते थे, खादी डालते थे, धोती डालते थे, ठीक है, क्या डालते थे, धोती डालते थे, बिकॉज दे वर द फॉलोअर ऑफ गांधी जी। लॉयर वोर सूट, लेकिन लॉयर क्या डालता था, सूट। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रही हूँ, सूट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, भाई जो वकील होते हैं वो सूट ही तो डालते हैं, लंबा कोट, लॉन्ग कोट, ठीक है, वो लॉन्ग कोट डालता था। गॉट इट। सो दिस आर द टू थिंग्स। पहले तो बियरिंग्स के रिगार्डिंग है, अब दूसरी बात करते हैं। जेमिनी स्टूडियो वाज द पॉइंट ऑफ ए डिस्कशन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। जो जेमिनी स्टूडियो था ना, वो एक अच्छा पॉइंट बन गया था, किसके लिए, पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए। वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशन होते थे, उसका क्या रीजन था ये समझिए, बड़ा अच्छा सा रीजन था पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए। रीजन था बेटा, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने प्रोहिबिशन था उस टाइम पे। प्रोहिबिशन से मतलब समझते हो, प्रोहिबिशन मतलब शराबबंदी, उस टाइम पे क्या था, शराबबंदी थी। सो एवरीबडी वॉज डिपेंड ऑन कॉफी, किस पर डिपेंड करता था, कॉफी पे डिपेंड करता था। अगर किसी को देखो शराबबंदी, शराब वाले क्या करते हैं, बैठ के बातें करते ना, भी चलो भाई पैग मारेंगे एक दो और बैठ के बात करेंगे, तो वो बंद थी, शराब मिलती नहीं थी, तो लोगों को कॉफी पर डिपेंड रहना पड़ता था। कैंटीन में बैठ के, जेमिनी स्टूडियो की कैंटीन में सारे पोइट्स और राइटर्स, ये सारे, ठीक है, वहां पे कैंटीन में बैठ के और कॉफी पे ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। इवन एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट इन पॉलिटिक्स, कोई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था पॉलिटिक्स में, बस एक डिस्कशन था। जैसे अब बैठ के हर कोई कोविड-19 के रिगार्डिंग हमें प्रवचन देने लग जाए, क्योंकि अब करंट में इतना ज्यादा चल रहा है वो, तो हर किसी को नॉलेज है, गेटिंग। तो ऐसे ही उस टाइम पे था, क्योंकि प्रिंट इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड चल रहा था, एंड एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग टू गेट फ्रीडम, ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा था कि आजादी मिले, तो इसीलिए इसका डिस्कशन होता था। अब देखिए लॉयर का इंसिडेंट आता है, अभी तो कुछ दिन के बाद ना स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्यों हुआ वो सुनो। दो इंसिडेंट हुए जो दोनों किए लॉयर ने, दोनों इंसिडेंट किसने किए, लॉयर ने। इन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। क्या किया लॉयर ने, एक तो ना वो थी हीरोइन थी, और वो हीरोइन बड़े गुस्से में उससे डायरेक्टर से बात कर रही थी, शी वॉज वेरी एंग्री एंड यू कैन से अब्यूजिंग द डायरेक्टर, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा अब्यूज कर रही थी। व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, ही रिकॉर्डेड हर वॉइस, इसने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जब वो बोल रही थी, गालियां वगैरह दे रही थी। एंड लेटर व्हेन शी वाज क्वाइट, जब वो चुप हो गई, देन ही स्टार्टेड दैट रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड की हुई वॉइस थी उसे फिर से ऑन कर देता है। एंड शी फेल्ट शाई, सो शी लॉस्ट हर जॉब। बड़ी शर्मी वो फील करती हैं, अपने आप में शर्मिंदगी फील करती है कि भी उसने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए हैं, और फिर उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है और वो चली जाती है वहां से, ठीक है, उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। एक तो इंसिडेंट। दूसरा, जो बॉस था ना, बॉस ने उससे कहा लॉयर से, चल भाई तू एक फिल्म बना। किसको कहा, लॉयर को। अलाउड हिम टू मेक अ फिल्म, एक फिल्म बनाने के लिए बोल दिया। एंड ही मेड अ फिल्म एंड यूज्ड अ लॉट ऑफ पैनकेक, उसे लगा जितना मेकअप मटेरियल यूज करूंगा फिल्म उतनी सक्सेसफुल होगी। उसने वो फिल्म बनाई और वो फिल्म होगी बेटा फ्लॉप। क्या होगी, फ्लॉप। सो लेटर एसएस वासन, boss of that studio, owner of that studio, close that department, उस डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। सो बिकॉज ऑफ लॉयर ऑल द पोइट्स एंड राइटर्स आल्सो लॉस्ट देयर जॉब। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है कि कैसे एक लॉयर के कारण इनको अपनी जॉब खोनी पड़ी। उसका रीजन ये था, आपका बहुत बड़ा रीजन। कौन सा रीजन, कि वो जो की फिल्म फ्लॉप हुई थी, इसके कारण स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया। सो देयर वाज नो यूज ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स। सो इन सच मैनर, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ लॉयर, ऑल द पोइट्स एंड राइटर्स लॉस्ट देयर जॉब। अब यहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट की कहानी भी खत्म। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, हमने 4-5 बातें की हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। स्टोरी डिपार्टमेंट की कहानी खत्म होने के बाद अब एक नई कहानी शुरू होती है, ठीक है। नई कहानी को सुनिए। देखिए जेमिनी स्टूडियो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था,
तो वो स्टूडियो क्या था, होस्टिंग करता था। ऐसा श्वासन था ना, वो कम्युनिज्म के फेवर में था। देखिए पहले इस वर्ड को समझिए, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आने वाला है। कम्युनिज्म समझते हैं क्या है? कम्युनिज्म मतलब कम्युनिटी, मतलब कम्युनिज्म के फेवर में, अगेंस्ट कम्युनिज्म। देखो इस बात को समझना, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कम्युनिज्म के तो अगेंस्ट था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिज्म के फेवर में था। इंटरनेशनल कम्युनिज्म के फेवर में था। भाई कम्युनिज्म कम्युनिटी की भी एक एक कम्युनिटी अपने अपने उसको इम्पोर्टेंस दे, कि एक हम अपनी अपनी कम्युनिटी का ग्रुप बना बना के बैठ जाए। समझ रहे हो? जो आप कहें कि भी हम हिंदू हैं तो हम अपना अपना अपनी कम्युनिटी को फेवर करें। मुस्लिम के साथ चाहे कुछ भी हो, हम उनके बारे में ना सोचें, हम उनके साथ भेदभाव की करें, या भाई डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो, सबको जो है वो इक्वल राइट्स ना मिले। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिज्म मतलब सब इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, इन बेसिस पे कोई भी जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो वो जो ऐसा शासन था वो किसके फेवर में था? इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कि भी सब पूरा संसार एक ही कम्युनिटी है। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेम। क्लियर इतनी बात? तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के फेवर में था ऐसा शासन। इसीलिए उसने क्या की? होस्टिंग की। होस्टिंग मतलब मेजबानी की। ठीक है, मेजबानी समझते हो ना, किसी दूसरे को अपने घर पे रखा और उसकी मेहमान नवाजी की। ठीक है, चलिए अब होस्टिंग उसने किसकी की? दो बंदों की होस्टिंग की। एक तो की उसने MRA की। अब यहीं पे खत्म होएगा आपका चैप्टर, ध्यान से समझना। एक उसने होस्टिंग की बेटा विजिटर की। मैं अभी नाम नहीं बता रही आपको, क्योंकि आपको भी विजिटर ही मिलेगा चैप्टर में स्टार्टिंग में। ठीक है, MRA क्या है पहले इसकी बात करते हैं। MRA का फुल फॉर्म है बेटा मोरल री आर्मामेंट आर्मी। मोरल री आर्मामेंट आर्मी। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1952 में इसमें मद्रास में आई थी, चेन्नई में आई थी। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर आर्मी वाज हैविंग 200 पीपल। इट कंसिस्ट 200 पीपल। इसमें कितने लोग थे? 200 लोग थे। एंड दिस परफॉर्म्ड 2 प्लेज ऑन स्टेज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो पार्टी थी, ये 2 प्ले स्टेज पे परफॉर्म करती थी। ठीक है, उन दोनों प्लेस के नाम भी बताए हैं और आपको भी पता होने चाहिए। पहला प्ले होता था बेटा द फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, कौन सा? फॉरगॉटन फैक्टर। पहला दूसरा आप कैसे भी एडजस्ट कर लेना। एक होता था फॉरगॉटन फैक्टर, और नहीं मैंने द फॉरगॉटन, हाँ ठीक है, द फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, और सेकंड होता था बेटा जोनाथन वैली। क्या होता था? जोनाथन वैली। ये 2 वो थे प्लेस जो स्टेज पे परफॉर्म करते थे। मीन्स बाय रिप्रेजेंटिंग दीज दे गिव द मैसेज ऑफ कम्युनिज्म। जैसे होता है ना नुक्कड़ नाटक, अभी फिर दोबारा से जो है वो परफेक्शन में आया। पहले होते थे, अब तो नहीं है। जब वो नाटक दिखाते थे नुक्कड़ पे, और एक मैसेज देते थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दे दे, या और कोई उस चीज का सेव गर्ल चाइल्ड का दे दे, इस तरह से मैसेज दे। तो इसी तरह से ये भी एक पर्टिकुलर कम्युनिज्म का मैसेज देने के लिए इन प्लेस की हेल्प लेते थे। इन प्लेस से तमिल जो थे ना, जो तमिल आप कहें ड्रामा कंपनीज, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई। किस चीज से? एक तो इनके कॉस्ट्यूम से, जो ये डालते थे कपड़े, इनकी वियरिंग्स जो होती थी, उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। दूसरा जो इनका सनसेट और सनराइजिंग का सीन होता था स्टेज पे, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। सो इट रिमेन देयर नियर अबाउट फॉर 15-20 days। आई एम नॉट श्योर कितने टाइम तक रही है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। काफी लंबे टाइम तक रही। एंड दिस वाज अ गुड चेंज इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में एक अच्छा चेंज था फ्रॉम दैट मोनोटोनियस रूटीन। जो उनका मोनोटोनियस रूटीन था ना, भाई डेली आए, क्राउड का मेकअप किया, शूटिंग चल रही है, उस डल से कुछ डिफरेंट उनको मिला। लगभग 600 मेंबर थे इसमें जेमिनी स्टूडियो में, और 600 मेंबर्स ने बार बार इन दोनों प्लेस को देखा। ठीक है, और उसके बाद ये चली गई, मोरल आर्मामेंट चली गई। क्लियर? अब आया ये कौन? विजिटर। अब सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं फिर वही कह रही हूँ बेटा, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक में कंप्लीट करना ज्यादा बेटर रहता है, आई थिंक सो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा विजिटर। किसकी मेजबानी की? एक अननोन विजिटर की। अननोन विजिटर क्यों? बिकॉज नोबडी वाज अवेयर दैट
दैट पर्सन वाज, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो पर्सन है कौन, इसीलिए हम इसके बारे में देखो बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अननोन विजिटर के बारे में। कुछ दिन बाद फिर से मेजबानी के लिए लोग शुरू हो गए। अशोक मित्रन बताता है कि जेमिनी स्टूडियो खाली करा दे, कि फिर दोबारा से कोई आ रहा है। एंड पर्सन्स वर सेइंग एन इंग्लिश पोइट, राइटर, जर्नलिस्ट अलग अलग गैसेस करते हैं कि जर्नलिस्ट आ रहा है, बिकॉज दे नो ओनली नेम, वो सिर्फ नाम सुना था उन्होंने कि कोई स्टीफन स्पेंडर आ रहा है। दे डोंट नो हु इज स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, कहे ना कोई रॉकी आ रहा है, तो रॉकी कौन, इतने सारे रॉकी भरे पड़े हैं संसार में, तो वो इससे अवेयर नहीं थे। दे थॉट दैट ही इज अ जर्नलिस्ट। पहले सोचा कोई जर्नलिस्ट है, फिर सोचा राइटर है, फिर सोचा भाई एस वासन के जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर होगा। इस तरह से अलग अलग गैसेस करते हैं। ही केम, वो दिन भी आ गया जो वो आ भी गया, वो दिन भी आ गया जब उसने स्पीच भी डिलीवर कर दिया। बट एवरीबडी वॉज पजल्ड, लेकिन हर कोई क्या था, पजल था। Nobody was getting anything what he was saying in his speech, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बोल क्या रहा है। He went, वो चला गया। ठीक है, अब इसका और आगे क्या बताया, उसने कहा थोड़े दिन के बाद, ये इंसिडेंट यहाँ पे हो गया खत्म, ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसान खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, कुछ दिन के बाद ही गॉट इन द न्यूज़पेपर, हु गॉट, नॉट ही अशोका मित्रन मीन्स नरेटर। नरेटर कहता है कुछ दिन के बाद उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा। न्यूज़पेपर में क्या देखा, एक आर्टिकल देखा, एंड दैट वाज अंडर द नेम द अनकाउंटर। एक वो था नेम द अनकाउंटर। उस दी एनकाउंटर के अंडर वो शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश कर रहे थे, उन राइटर्स की जिनकी स्टोरीज को कोई पब्लिश नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि आपने कोई बुक लिख तो दी, लेकिन उसको पब्लिश होने के लिए भी आपको पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा जो वहां पे आपके उसको पब्लिश करने के लिए रेडी हो। तो अनकाउंटर उन सभी राइटर्स और पोइट को वहां पे चांस दे रहा था कि जिनकी स्टोरीज कोई नहीं पब्लिश कराता, तो मैं उसे उन्हें चांस दूंगा। ठीक है, दी एनकाउंटर के अंडर। तो अब यहाँ पे उसने जो नरेटर था, ही थॉट दैट फर्स्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ पीरियोडिकल राइटिंग। भी यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, तो एक पीरियोडिकल राइटिंग बोलते हैं उन्हें, पीरियोडिकल राइटिंग जो छोटी छोटी उनको इवेंट को एक्सप्लेन करे। तो उसने सोचा मैं पीरियोडिकल राइटिंग की पहले ना प्रैक्टिस कर लेता हूँ। किसने सोचा, नरेटर ने। कॉन्सेप्ट को फिर से समझो बेटा, ये बात हो गई खत्म। एक दिन उसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिला, क्योंकि वो भी एक राइटर था, उसकी भी कोई अभी जो है राइटिंग्स पब्लिश नहीं हुई थी। सो ही वांट आल्सो पब्लिशर, उसे भी पब्लिशर चाहिए था। सो ही गॉट द चांस विद द हेल्प ऑफ द एनकाउंटर के उससे चांस मिला। सो ही डिसाइडेड टू डू द प्रैक्टिस फर्स्ट। भाई हम कोई भी है, मान लो हमें कोई चांस देता है आर्टिकल लिखने के लिए कि भी आप आर्टिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन फिर आप ये सोचोगे ना कि भी मैं पहले उस चीज़ की क्या करूं, प्रैक्टिस करूं। डांस कंपटीशन में जा रहे हो तो पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सिंगिंग कंपटीशन में जा रहे हो तो पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलिए, तो उसने सोचा मैं पहले प्रैक्टिस कर लूँ। तो उसने प्रैक्टिस करने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी थी उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहीं पे थे, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर उसने सर्च किया, और वहां पे उसे नाम मिला जो राइटर का, वो स्टीफन स्पेंडर मिला। जब ब्रिटिश लाइब्रेरी में उसने देखा ना कि भी कौन अच्छे अच्छे पीरियोडिकल लिखता है, कि मैं किसके पीरियोडिकल देखूं। भाई डांस सीखना है तो अच्छे डांसर का ही डांस देखोगे, अच्छे पीरियोडिकल्स लिखने हैं तो अच्छे जो लिखता है उसी के देखोगे। तो इसने जैसे ही सर्च मारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में ढूंढा, तो नाम मिला कौन, स्टीफन स्पेंडर। तो बड़े फनी मैनर में जेमिनी स्टूडियो में रहा था, मूवीज का इन्फ्लुएंस था ही। वो कहता है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। फनी मैनर में, जोकिंग मैनर में कहता है, मतलब क्योंकि वो बहुत दिन से उसके माइंड में चल रहा था। होता है ना, कई बहुत सारी चीजें हैं जो पजल हमारे माइंड में चलती रहती है, वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। हमें उनका आंसर नहीं मिल पाता, तो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं वो सिचुएशंस। तो ऐसे ही उसके साथ था कि वो सोच रहा था, हालांकि वो पर्सन चला गया था, लेकिन फिर भी कभी बैठता था तो सोचता था कि ये इंसान कौन था। अब क्लियर हो गया कि वो कौन था, आंसर मिल गया किसका, हु का। लेकिन दूसरा आंसर अभी भी बचा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन उसके माइंड में क्रिएट हुए थे, कौन आया, ठीक है, दूसरा क्यों आया। कौन आया तो क्लियर हो गया, एक राइटर है, ब्रिटिश राइटर है, क्लियर, कौन है, एक ब्रिटिश राइटर है, क्लियर हो गया। लेकिन क्यों आया ये अब भी डाउट है, वो अभी सोल्व नहीं हुआ। अब वो सोल्व होता है कब, सुनिए।
आफ्टर सम टाइम ही लॉस्ट हिज जॉब। वो कहता है, नरेटर अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा है, अभी अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने ही करेगा और किसी के तो करेगा नहीं। वो कहता है कुछ दिन के बाद ना मेरी जॉब खत्म हो, मैंने जॉब छोड़ दी, लॉस द जॉब ऑफ ए जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया। ऐसे ही रोड पे घूम रहा था, रोड पे मुझे कोई भी सस्ती चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। जॉब चली जाए तो पैसे की कमी हो जाती, तो ये होता है ना, सस्ती सस्ती चीजें खरीदने लग जाते हैं। तो आई ऑब्जर्व अ पाइल ऑफ बुक्स। राइटर था तो ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, बुक्स की तरफ। मैंने बुक्स का ढेर देखा। रशियन रिवोल्यूशन के 50 साल पूरे हो गए थे, ठीक है, और रशियन रिवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो वो बुक्स थी वो 60 पैसे की मिल रही थी, 60 पैसे ईच, मतलब सस्ती दे रहे थे, सेल लगा रखी थी बुक्स की। जैसे आप बुक फेयर में चले जाए ना, थोड़ी सी आपको जो है वो कम प्राइस में बुक मिल जाए, तो ऐसे उसने देखा कि कम प्राइस पे बुक मिल रही है, उसने एक बुक ले ली वहां से, 60 पैसे दिए। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, 99% तो मैं श्योर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, पढ़ेंगे चैप्टर तो देख लेंगे, ठीक है। तो उसने 60 पैसे देके बुक उठाई, द गॉड दैट फेल्ड। बुक का नाम क्या है बेटा, द गॉड दैट फेल्ड। क्लियर। इस बुक में 6 राइटर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए थे, जिसमें से एक था स्टीफन स्पेंडर। फिर से मिल गया उसका भाई, कौन, स्टीफन स्पेंडर, फिर से आ गया उसके पास। और साथ में उन्होंने उन अपने एसेज में, उन राइटर्स ने जो एसे लिखे हुए थे, 6 राइटर ने, उनमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कौन सा शेयर किया था, ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म के रिगार्डिंग उनकी जो विजिट थी ना, अलग अलग जगह जो उन्होंने विजिट की इन द फेवर ऑफ कम्युनिज्म, हाउ दैट वाज डिसअपॉइंटेड, कैसे वो सारी विजिट जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी, कि मतलब लोगों को वो इम्प्रेस नहीं कर पाए थे कम्युनिज्म के लिए, कम्युनिज्म के अगेंस्ट। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए थे। देन द थिंग वाज क्लिक्ड इन हिज माइंड व्हाई स्टीफन स्पेंडर केम इन जेमिनी स्टूडियो। तब उसके माइंड में एकदम से क्लिक करता हो स्टीफन स्पेंडर किस लिए आया था जेमिनी स्टूडियो में, कम्युनिज्म के अगेंस्ट आया था, ठीक है। और जो उसने बाद में अपनी इस बुक के अंदर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, द बुक दैट फेल्ड। तो एक मिस्ट्री जो उसके माइंड में चल रही थी वो सोल्व हो गई। क्लियर, होप दैट थिंग्स आर क्लियर। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आ ही गया होगा। चलिए एक बार सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। क्या करूं, मुझे डाउट रहता है तो मैं समझ आया नहीं आया। देखो, मेकअप डिपार्टमेंट बिल्कुल इजी है, सबको समझ आ गया होगा, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी, ये हम आए थे सेकेंड, ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय, ठीक है। ऑफिस बॉय में भी मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, समझ आ गया होगा। नरेटर वाला भी आपका एक छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन था, ये भी समझ आ गया होगा। फोर्थ आया स्टोरी डिपार्टमेंट। देखो स्टोरी डिपार्टमेंट, इसको एक बार थोड़ा सा देखो, सिर्फ 2 तो लॉयर से रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में बात की हमने, कि लॉयर ने कौन से 2 इंसिडेंट किए, उसमें एक तो एक्ट्रेस वाला इंसिडेंट था, बेचारे की आवाज रिकॉर्ड करके उसका कैरियर बर्बाद कर दिया, और दूसरा फ्लॉप मूवी बना दी तो अपनी जॉब खो दी, ठीक है, अपनी जॉब खो दी, और साथ में जितने भी पोइट्स एंड राइटर्स थे उनकी जॉब भी चली गई। वो पोइट्स राइटर जो कैंटीन में बैठ के आराम से कॉफी पीते रहते थे और पॉलिटिक्स की बातें करते रहते थे, खादी पहनते थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। क्लियर, ये स्टोरी डिपार्टमेंट था। फिर हमने बात की कि ये होस्टिंग करता है जेमिनी स्टूडियो, एक तो करता है एमआरए की, एमआरए समझ आ गई होगी, जाके देखोगे बैक में आ जाएगी। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इस अननोन विजिटर के रिगार्डिंग, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगी। ये अननोन विजिटर स्टीफन स्पेंडर आता है बेटा, और किसी को समझ नहीं आता ये क्यों आया। बाद में इसको राइटर को पता चलता है, जब वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में इसके बारे में देखता है, तब तो इसे नाम पता लग गया कि भी ये कहाँ से बिलोंग करता है, ब्रिटेन से बिलोंग करता है। और बाद में जब उसने बुक उठाई ना, द गॉड दैट फेल्ड, तब उसे पता लग गया कि इसका आने का जो रीजन था वो क्या था, कम्युनिज्म था, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द कम्युनिज्म, दैट्स व्हाई ही केम देयर, इसलिए वो वहां पे आया था। इस तरह से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री उसकी लाइफ की सोल्व हो गई। क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।